हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का पीवाईक्यूज बार। और ये है आपका लेक्चर नंबर 4। ऑलरेडी जो है बहुत सारा लेक्चर अवेलेबल हो चुका है। और जब तक आपका फाइनल एग्जाम ना हो जाए तब तक जो है हम आपके लिए लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहेंगे सारे सब्जेक्ट में, है ना। इवन फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी हम आपको कराने वाले हैं, है ना। तो जो भी क्वेश्चन और कंसेप्ट आपको बताया जाए बस उसको आप सही तरीके से कर लीजिए, फिर आप एग्जाम में जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब देखिए, चूंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करना है, पहले उसे खुद सॉल्व करना है ना। उसके बाद जो है हम तो बताएंगे ही, हम तो आंसर और सॉल्यूशन कंसेप्ट सारा चीज बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने आप को जांच करना है कि आपको आता कितना है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर 50% of HI dissociates into H2 and I2, the equilibrium constant is। कह रहा है कि एक निश्चित टेम्परेचर पे 50% HI डिसोसिएट हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है उस रिएक्शन का। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे। क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट्स होकर बना रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन। जब भी आप रिएक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका बैलेंसिंग। मतलब जितना एटम रिएक्टेंट के साइड है उतना ही एटम प्रोडक्ट के साइड होना चाहिए। अब देखो इधर हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट्स के साइड 2 है, जबकि इधर 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब इधर देखो 2 आयोडीन हो गया, इधर भी 2 आयोडीन, मतलब ये पूरी तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो सबसे पहला काम बैलेंसिंग। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपसे पूछ रहा है। तो मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है जी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, है ना। और सिर्फ गैस का हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड अगर रहता है तो उसका एक्टिव मास या कंसंट्रेशन 1 होता है, तो यहां पर हम लोग नहीं लिखते हैं। अब रिएक्शन में जब आपको कुछ नहीं दिया रहेगा इसका मतलब है कि वो गैसियस फेज के बारे में बात कर रहा है ना। वैसे इसमें सारा गैस ही होता है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब H2 का कंसंट्रेशन इनटू I2 का कंसंट्रेशन, है ना। पावर में क्या चला जाता है जी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के आगे जो है 1 1 लगा है, तो पावर में यहां पर 1 लिखिए ना लिखिए दोनों बात बराबर है ना। तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया बाई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन पावर में क्या लिखते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब जो इसके आगे लगा है हाइड्रोजन, इसके आगे क्या है 2, तो ये पावर में क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब अगर हमें इन सब का कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी पता चल जाए तो हमें जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हम लोग तरीका सीखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन आप लिख लीजिए, बैलेंस के साथ 2HI मिलकर बना रहा है H2 और I2, है ना। इसको थोड़ा हम साइड में लिखते हैं। 2HI मिलके बना रहा है H2 और I2। शुरू में मान लेते हैं इनिशियल मोल जो है, चूंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मान लेते हैं कि इनिशियल मोल जो है हाइड्रोजन आयोडाइड का ये 1 है, और ये सब शुरू में बना नहीं है ना। शुरू में सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन हो जा रहा है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है तो हाइड्रोजन आयोडाइड का कुछ मोल टूटेगा और इनका जो है कुछ मोल बनेगा। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड का कितना मोल टूट रहा है, x मोल टूट रहा है, तो बचेगा कितना 1 माइनस एक्स, है ना। और जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा, तो ये x बनेगा, ये भी x बनेगा। अब इनमें क्या करते हैं कि जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर क्या है जी 2 है, तो इसका मतलब 1 माइनस 2x लिखेंगे, है ना। क्योंकि ये जो आप x लिखे हैं ये एक HI के टूटने के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पर HI कितना है 2 मोल है, इसलिए यहाँ पर जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है उसको आगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर करते हैं। अब चूंकि इन दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो आप 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे हमें मोल मिल गया HI का, H2 और I2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50% HI डिसोसिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या है जी,
कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है हाइड्रोजन आयोडाइड का ये 50% दिया है। अब देखो यहां पर एक टर्म आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल। कितना मोल जो है टूटा बटा में इनिशियल मोल। जैसे आप यहां पर रिएक्शन में देख रहे हैं क्या था, 2HI मिलके H2 और I2 बना रहा था। एट इक्विलिब्रियम पे हमें मोल कितना मिला 1 - 2x। शुरू में इसका मोल 1 था, ये दोनों 0 0 था, ये XX मिला। तो अगर हमें HI का DOD निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना जो है ये HI डिसोसिएट किया, तो DOD का फॉर्मूला आपके सामने है, कितना मोल डिसोसिएट किया बाई इनिशियल मोल। डिसोसिएट कितना हुआ 2x, शुरू में इसका मोल कितना था 1। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HI का कितना आया 2x/1। और यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 50%। 50% मतलब 50/100 मतलब 1/2। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है HI का कितना है 1/2। और यहां से हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आया 2x, तो 2x बराबर 1/2 कर सकते हैं। अब यहां से x का वैल्यू हमें मिल गया 1/4, है ना। अब ये x का वैल्यू जो आया इन सब में हम लोग यहां पर x के जगह पे पुट कर देंगे, है ना। तो देखो हमें x का वैल्यू कितना मिला 1/4। अब इन सब जगह पे पुट कर दीजिए, तो ये हमें इक्विलिब्रियम पर एग्जैक्ट मोल मिल जाएगा। 1 - 2 x का वैल्यू कितना आया 1/2, है ना। x का वैल्यू 1/4 था, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी 1/4। यहाँ से घटाइएगा तो 1/2, 1 - 1/2 ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 और ये 1/4। मतलब एट इक्विलिब्रियम पर जो हमें फाइनल मोल मिला HI का 1/2, हाइड्रोजन का 1/4, आयोडीन का 1/4 मोल मिल गया। लेकिन हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या चाहिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, है ना जी। मोलैरिटी बराबर क्या होता है मोल बाई वॉल्यूम। मोल तो हमें पता चल गया, अगर उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलैरिटी जो है मिल जाएगा। वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, मान के चलेंगे कि सबका वॉल्यूम जो है वो कितना है V है ना। तो अगर आप इन सब का कंसंट्रेशन लिखेंगे इक्विलिब्रियम पे तो 1/2 मोल बाई वॉल्यूम कर देंगे, मोल बाई वॉल्यूम। इसका वैसे ही इसका 1/4 भी 1/4 भी। अब ये जो वैल्यू आया इसमें आप पुट कर दीजिए, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। पुट करते हैं, H2 का कंसंट्रेशन कितना है जी 1/4 भी, HI का कंसंट्रेशन 1/4 भी, और सॉरी I2 का कंसंट्रेशन, नीचे में HI का कंसंट्रेशन कितना है 1/2 भी, लेकिन इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब एक बार और 1/2 भी आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको आप कटा लीजिए, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये नीचे में 1/4 आ जाएगा, है ना, एक 1/4 कट जाएगा, ये भी से ये भी कटा दो, ये भी से ये भी कटा दो, मतलब केसी कितना आया 1/4। इसको आप और कटाइएगा तो हो जाएगा 0.25। और हमें जो है आंसर मिल गया करेक्ट ऑप्शन डी। मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पर 50% HI अगर डिसोसिएट कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा 0.25। समझ गए किस तरीके से बनाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको देखने में लगा होगा कि कितना चीज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्द जो है बना सकते हैं ना, विद इन टाइम लिमिट, विद इन 30-40 सेकेंड में आप इसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ E/m, है ना। यहां पर E/m को हम लोग मतलब चार्ज बाई मास का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का यहां पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू बताना है। ये क्या है जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का। तो अगर आपको इसका वैल्यू बताना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज, इन सब का जो है मास और चार्ज आपको पता होना चाहिए। तो हम एक बार आपको क्विक रिवीजन कराते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कराते हैं बल्कि टोटली बेसिक से जो है
हम लोग आपको रिवीजन भी कराते हैं। तो चलिए हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं सबका। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो दोनों का सेम होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और इसका भी उतना ही होता है, ये तो पता ही होगा। चार्ज देख लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो जान लिए, उसके चार्ज और मास। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या है जी, तो देखो He+2, हीलियम के ऊपर अगर +2 चार्ज हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है। तो देखो ये किससे बना है, हीलियम से। सिंपल अगर हम हीलियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और एटॉमिक मास मतलब इसका भार जो होता है वो 4 होता है, ये तो आपको पता होगा। तो अगर हीलियम के बारे में पहले बात करें तो हीलियम में प्रोटॉन की संख्या कितना है, मैंने बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, 2। अगर कोई चार्ज नहीं हो तो जितना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन। इस पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव दिख रहा है, नहीं है, इसका मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। मास, मास क्या होता है जी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कितना है, 4। यहां से आप न्यूट्रॉन निकालिएगा तो मास माइनस प्रोटॉन कर दिए, 4 माइनस 2 बराबर 2। तो हीलियम में हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, मास कितना है, 4, न्यूट्रॉन की संख्या भी 2। ये रहा हीलियम का। अब अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल में क्या है जी, He+2। अब किसी के ऊपर जो है +2 चार्ज, प्लस में चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को कोई एटम लॉस कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ले रहा है, तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब है कि हीलियम के ऊपर +2 चार्ज है, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है ना। तो अब इसमें जो है अल्फा पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई वो कितना हो गया, 0। प्रोटॉन की संख्या जो है वो उतना ही रहेगा, है ना, 2। न्यूट्रॉन की संख्या 2, मास ये भी फिक्स रहेगा 4 AMU, ये भी उतना ही रहेगा। मतलब हीलियम और अल्फा पार्टिकल में अंतर किसका है जी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, है ना। हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, जबकि अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन 0, बाकी सब जो है वो सेम हो जाता है। तो हीलियम की बात करें तो हीलियम का चार्ज जो है आप देख रहे हैं कितना है, 2 है, और हीलियम का जो मास है वो कितना होता है, 4 AMU आप बोल सकते हैं। तो इन चारों के बारे में हमें चार्ज और मास जो है पता चल गया। अब सबका रेशियो निकाल के उसको हम लोग सजा लेंगे, है ना। तो अल्फा पार्टिकल को आपको भूलना नहीं है। अब ये क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा और आपको बताएंगे, है ना। तो कई बार क्वेश्चन जो है नीट में पूछा गया है कि अल्फा पार्टिकल में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर बीसीसी में इससे क्वेश्चन आए तो। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है और प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में जो है कुछ रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है, जो कि हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में यूज करते हैं। ये कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, है ना। और चार्ज जो होता है वो अल्फा पार्टिकल का वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, है ना। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन क्या है जी, सिंपल H+ को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन के पास आप देख रहे हैं चार्ज कितना है, 1 है, और मास कितना है, 1 है। जबकि हीलियम के पास चार्ज कितना है, 2 है, और मास कितना है, 4 है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि मास जो है अल्फा पार्टिकल का वो 4 गुना है मास ऑफ प्रोटॉन की, और चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल का वो 2 गुना है चार्ज ऑफ प्रोटॉन की। इसका भी हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे जगह न्यूमेरिकल में। खैर हमें जो है Q/m, चार्ज बाई मास का रेशियो निकालना है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में सजा देना है। तो देखो सबसे पहले जो है न्यूट्रॉन का निकालते हैं, है ना।
न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, मास जो है कितना होता है जी, कितना भी हो, अगर जो है न्यूमरेटर ऊपर में 0 आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सबसे कम जो है चार्ज बाई मास का रेशियो जो है वो किसका होगा, न्यूट्रॉन का। उसके बाद उसके बाद अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2, मास 4, सबके लिए लिख लो। प्रोटॉन का जो है चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मास जो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अब कंपेयर कर लो तो सबसे कम किसका होगा, न्यूट्रॉन का। उसके बाद अब देखिएगा किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का, है ना, 0.5 आ रहा है, अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा। उसके बाद जो है अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में देखेंगे, ऊपर में देखिए दोनों में क्या है जी, सेम है ना। तो बड़ा के वैल्यू कब आएगा, बड़ा वैल्यू जो है तब आएगा जब नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो बड़ा वैल्यू आएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो सबसे कम जो है न्यूट्रॉन होगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन आप छांट सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है अल्फा पार्टिकल होगा, उसके बाद प्रोटॉन होगा, और सबसे कम आपका और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इसका मास जो है सबसे कम होता है, नीचे में वैल्यू ज्यादा तो ऊपर वाला वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, है ना। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया। देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका बीसीईसी 2012 में पूछा गया है ना। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इजी रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हार्ड या मॉडरेट लेवल का रहता है। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग करके जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, इनमें किसमें जो है एटम की संख्या सबसे ज्यादा है। अब आपको एटम निकालने आना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलता है जी, फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर गुना एटोमिसिटी। कभी कभी आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लेता है, ये भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है मोल गुना एवोगाद्रो नंबर, और नंबर ऑफ एटम्स मोल गुना एवोगाद्रो नंबर गुना एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है जी, एटोमिसिटी और कुछ नहीं है, सिंपल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। जैसे CH4, H2, O2, O3, इन सब में आपसे बोलेगा कि एटोमिसिटी कितना है, तो सिंपल जो है एटम्स को काउंट कर लेंगे, वही उसका एटोमिसिटी है। तो CH4 में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, तो 4 और 1 5, टोटल 5 एटम हो गया, तो इसका एटोमिसिटी 5। H2 का H2 का एटोमिसिटी क्या होगा, 2। O2 का एटोमिसिटी 2। O3 का कितना एटम है जी, 3, तो एटोमिसिटी 3 हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां से देखो एक और फॉर्मूला बन सकता है नंबर ऑफ एटम्स का, मोल गुना एवोगाद्रो नंबर, इसको क्या बोलते हैं जी, मॉलिक्यूल। यहां पर नंबर ऑफ एटम्स के जगह पे आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल गुना एटोमिसिटी, है ना। Na इंटू Na के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। बहुत सारा तरीका से इसको बनाया जा सकता है ना। अगर मॉलिक्यूल दिया है वहां से भी आप एटम निकाल सकते हैं, नहीं दिया है मोल दिया है तो वहां से भी निकाल सकते हैं। तो हमें जो है इनमें बताना है किसमें जो है एटम की संख्या ज्यादा है। क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे, है ना जी, जिसका मोल ज्यादा उसमें एटम ज्यादा। तो सबसे पहले इन सब के लिए हम लोग देखते हैं, पहले 1 ग्राम AU, 1 ग्राम क्या है जी, AU गोल्ड। तो सबसे पहले इसका मोल निकालते हैं। अब देखो यहां पर Na क्या है, एवोगाद्रो नंबर, ये तो सबके लिए कांस्टेंट है जी। एवोगाद्रो नंबर तो कांस्टेंट होता है, तो इसको गुना करने का जरूरत नहीं है ना। बेवजह में इसको हम लोग गुना करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो इसको गुना करने का जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 6 गुना 10 के पावर 23 होता है। तो सिर्फ हम लोग मोल गुना ऑटोमिसिटी में गुना करेंगे, और जिसका ज्यादा वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। सबसे पहला वाला को देखते हैं पहले, मोल कैसे निकालेंगे जी। देखो यहां पर मोल नहीं दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। मोल आपको निकालने आना चाहिए। जब वेट दिया रहता है तो मोल निकालते हैं दिया हुआ भार बटा में टोटल भार, है ना। मोल कैसे निकलता है,
3 तरीके से मोल निकलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक तरीका बताते हैं जो दिया हुआ है। अगर आपको वेट दिया रहेगा, है ना, इफ वेट या मास इज गिवन, तो गिवन वेट या गिवन मास बाय टोटल मास, है ना, दिया हुआ मास बटा में टोटल मास। इस तरीके से हम लोग मोल निकालते हैं। जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितना मोल, 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितना मोल बताओ। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मास देकर आपसे मोल पूछेगा तो दिया हुआ मास कितना है 2 बटा में टोटल मास हाइड्रोजन का, ये भी 2 होता है, इसका मतलब 1 मोल। 2 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल। वैसे ही अगर आपसे पूछेगा कि 9 ग्राम पानी में कितना मोल, तो यहां पर देख लेंगे कि दिया क्या है, भार दिया हुआ है। जब भार दिया रहता है तो मोल कैसे निकालते हैं, दिया हुआ भार बटा में टोटल भार। दिया हुआ भार 9, टोटल भार H2O का जोड़ोगे तो आ जाएगा 18, 1/2 मतलब 0.5, है ना, इस टाइप से बनाते हैं। तो वैसे ही हम लोग इन सब का मोल निकालेंगे। एक दिया हुआ भार 1 बटा में टोटल भार, जो गोल्ड के लिए टोटल भार होता है ये 197 के करीब होता है ना। बस इतना लिख के आप छोड़ दो। इनटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी कितना एटम है जी, 1 इंटू 1 कर दो। ए का काम हो गया। बी के लिए हम लोग देखते हैं। सोडियम है तो सोडियम का मास कितना होता है जी, 23 गुना, सोडियम 1 एटम है। इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद लिथियम दिया हुआ भार 1 बटा में टोटल भार लिथियम का 7 गुना एटम कितना है 1। Cl2 के लिए निकालते हैं, दिया हुआ भार 1, टोटल भार 1 क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 2 क्लोरीन का 71 हो जाएगा, 1 बटा में 71 इनटू, अब यहां पर देखो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा 2, सब में एटॉमिसिटी 1 था चूंकि 1 एटम था, यहां पर Cl2 है मतलब 2 क्लोरीन है तो एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। अब देखो ऊपर में क्या है कि सब में 1 आ रहा है, ये तो बहुत आसान हो गया जी, है ना। ऊपर में अगर फिक्स नंबर रहता है तो नीचे में जितना कम नंबर रहेगा वैल्यू को क्या करेगा उतना बड़ा कर देगा। मतलब इन सब में जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में प्रेजेंट है, 1 ग्राम लिथियम में। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ये जितना कम रहेगा वैल्यू जो है उतना ज्यादा आएगा, है ना। नीचे में जितना ज्यादा रहेगा वैल्यू जो है उतना ही कम आएगा, अगर न्यूमरेटर जो है फिक्स है तो। ये तो सिंपल सी बात है ना। आप इन चारों में कंपेयर भी कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो सी का होगा, उसके बाद इसका कम है बी का, उसके बाद इसको आप कटा लीजिए, है ना, 2 को आप कटा लीजिए 71 से तो 35.5 हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा और सबसे कम डी हो जाएगा ना। तो अगर कंपेयर करने के लिए आता तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो टोटल हम आपको कंसेप्ट बताते चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर कंसेप्ट सीख जाइएगा तो दोबारा से अगर इस टाइप का हम क्वेश्चन लाएंगे या आप कहीं टेस्ट में आप इस टाइप का सोल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू द वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर्स थ्योरी के अनुसार बोल रहा है कि कौन सा सही है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, बिल्कुल। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अनुसार जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ये आयोनाइजेबल होता है और ये हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन के बारे में बताता है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। यहां पर क्या लिखा है आयोनाइजेबल, ये गलत हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों आयोनाइजेबल, ये नहीं होगा। इनमें से कोई आयोनाइजेबल नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा ना। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है आयोनाइजेबल होता है, ये हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है और ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताता है ना। कोऑर्डिनेशन का जब क्वेश्चन लिखेगा, जैसे मान लीजिए मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहा हूं K4FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो प्राइमरी वैलेंसी हमें क्या बताएगा, ये जो आप देख रहे हैं Fe, ये सेंट्रल मेटल है। तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन कितना है, जैसे यहां पर +2 है ना, आप निकालिएगा तो +2 आएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है ये सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन बताता है और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है ना। ये जो आप Cn देख रहे हैं ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं लिगेंड।
तो लिगेंड जो है वो उसका संख्या कितना है वो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है ना। यहाँ पर जो आप लिगेंड देख रहे हैं CN, ये मोनोडेंटेट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो 6 CN जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 6, तो वही जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आप जो यहाँ पर 6 देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कौन बताता है, सेकेंडरी वैलेंसी। और जो आप +2 देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये कौन बताता है, प्राइमरी वैलेंसी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये भी थ्योरेटिकल है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। BOD वैल्यू लेस देन 5 इंडिकेट्स वाटर। देखिए BOD क्या होता है जी। BOD जो होता है ये प्योर वाटर के लिए जो होता है ये काफी कम होता है, और जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, BOD जो होता है प्योर वाटर के लिए लेस देन 5, 5 से भी कम होता है। जबकि जो हाईली पॉल्यूटेड वाटर होता है, हाईली पॉल्यूटेड पानी का जो BOD होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये ग्रेटर देन 17 से ज्यादा होता है ना। तो अगर BOD का वैल्यू 5 या 5 से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पानी साफ है, पीने लायक है। और अगर BOD जो है वो 17 से ज्यादा है, इसका मतलब वो हाईली पॉल्यूटेड है ना, काफी अधिक उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये BOD क्या करता है, मतलब इसका मतलब होता है कि जो भी पानी में आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसको खर्च करने में कितना ऑक्सीजन लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए अगर कोई पानी जो है जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा, उसमें उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उसको उसके BOD को जो होता है कम करने के लिए, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करने के लिए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है वहां पर खर्च किया जाता है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हाईली पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, और जिसका BOD कम होता है, मतलब जो पानी प्योर होता है, वहां पर ऑक्सीजन की संख्या जो होता है वो ज्यादा होता है। तो यहां पर बोल रहा है कि अगर BOD जो है पानी का 5 से कम है तो क्या बताएगा, रिच इन डिजोल्व ऑक्सीजन। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। BOD 5 से 1 मतलब पानी जो है वो साफ है, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा जो है वो ज्यादा है ना, क्योंकि उसमें साफ पानी है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं। ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत कम है। ऑर्गेनिक मैटर अगर बहुत कम है तो ऑक्सीजन जो है वहां पर बहुत कम लगेगा उस ऑर्गेनिक मैटर मैटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिजोल्व करने के लिए। अगर कोई पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और उस ऑर्गेनिक मटेरियल को हमें डिजोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। और इसलिए जो हाईली पॉल्यूटेड वाटर होता है या हाई BOD वाला जो पानी होता है, उसका उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होता है ना। तो ये सब आपका नहीं होगा, पुअर नहीं होगा, हाईली पॉल्यूटेड नहीं होगा, नॉट सुटेबल फॉर एक्वेटिक लाइफ, ये भी आपका नहीं होगा, है ना। ये सुटेबल होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए जो पानी में रहने वाला जीव है उनके लिए ये पानी अच्छा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको पता है कि सबसे ज्यादा सिंगल वाला होता है, फिर डबल वाला होता है, और सबसे छोटा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में होता है। इन सब में हम लोग देख लेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट, इसका मतलब जिसमें भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे छोटा होगा। डायमंड में क्या होता है जी, डायमंड जो है वो सिंपल CH4 का ही एक्सटेंशन होता है ना, इस टाइप से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो डायमंड में आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है जी, सिंगल बॉन्ड है। दूसरा देखिए इथेन, इथेन क्या है जी, CH3 इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बेंजीन, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। तो बेंजीन में जो होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जो होता है प्रेजेंट होता है। और तीसरा जो आप देख रहे हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन जो है वो सिंपल इथाइन को बोलते हैं ना। इथाइन का ही जो है कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसिटाइलिन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सबसे छोटा होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ना। सबसे बड़ा कौन होता है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपको इन सब का स्ट्रक्चर पता है तो आप बता सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा है, BCECE 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, देखो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है हाइड्रेटेड, मतलब उसमें पानी अवेलेबल है। और एक टर्म आपको देखने को मिलेगा अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मतलब नो वाटर, है ना, उसमें से वाटर जो है वो निकाला जा चुका है। तो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का हमसे मतलब वैसा ऑक्सैलिक एसिड जिसमें पानी अवेलेबल है ना। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है ना। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सिंपल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, है ना। आप इसको लिख सकते हैं C2H2O4, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन जो आप सिंपल C2H2O4 देख रहे हैं, मतलब इसमें कोई पानी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं अनहाइड्रस, अनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। और जो क्रिस्टलाइन या हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला होता है C2H2O4, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अवेलेबल होता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन या हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। तो हमें इसी का जो है इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। पिछला लेक्चर भी जब मैंने कराया था तो वहां पर आपको बताया था, एक बार हम आपको और बता देते हैं। देखो नॉर्मेलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन वेट, दिया हुआ भार, बाई इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, कैसे निकलता है, मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट का यूज जो है वो आपको नॉर्मेलिटी निकालने में, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में भी यूज होता है, इसलिए आपको आना चाहिए। डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया है। या फिर अगर आपसे ग्राम इक्विवेलेंट का क्वेश्चन पूछ ले, नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन पूछ ले, तब भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने आना चाहिए, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलर मास बाई एन फैक्टर। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। ये सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो दिया हुआ भार, मोलर मास जो है किसका, C2H2O4 डॉट 2H2O, है ना। इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। अब इन सब का जोड़ोगे तो कितना आएगा, सबका जोड़ लेते हैं। कार्बन का मास होता है एक कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का हो जाएगा 24 प्लस, सबका जोड़ते चलते हैं, वहां से मोलर मास मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन का 2, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 4 ऑक्सीजन का 16 चौके 64 प्लस देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी है, इसका भी मास जोड़ेंगे, है ना। एक वाटर का मास 18 होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास 36। अब इन सबको जोड़ लेंगे, है ना। तो जब आप सबको जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 90, है ना। 126 ग्राम जो है इसका वेट आपको मिला। यहां से इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल लेंगे, मोलर मास मिल गया 126। एन फैक्टर, मेन चीज तो यही है, एन फैक्टर जो है ऑक्सैलिक एसिड का कितना होगा। एन फैक्टर होता है किसी एसिड के लिए कि कितना H प्लस जो है वो रिलीज कर रहा है। किसी भी एसिड के लिए अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो कितना एसिड जो है वो सॉल्यूशन में रिलीज कर रहा है, वही उसका एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर बताता है। तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ना। सिंपल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और इधर OH। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालिएगा तो यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन यहां से निकलते हैं, एक बॉन्ड ये टूटेगा और एक बॉन्ड ये टूटेगा, तो 2 हाइड्रोजन आयन यहां पर रिलीज होता है, इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है, 2। कहां से आया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये वाला आसानी से रिलीज हो जाता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, इसको आप कटा लीजिए।
हो जाएगा 6 और 3, मतलब इक्विवेलेंट वेट जो है क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का कितना आया 63। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट में बताना है। ये तो मैंने इसका इक्विवेलेंट वेट बताया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट बताओ क्या होगा, तो कमेंट में आपको आंसर देना है। इसमें वो ऑप्शन है जो होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टलाइन पूछा है, अनहाइड्रस का भी पूछा जा सकता है ना। एसिड से बहुत सारा क्वेश्चन आता है जी, जैसे टैटेरिक एसिड, ये सब आपको पता होना चाहिए। टैटेरिक एसिड किसको बोलते हैं। पिछली बार जो है बीसीईसी में पूछा गया था कि टोमेटो में कौन सा एसिड, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना। तो साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो जिनको पता होगा वो लोग बना दिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये जो आप देख रहे हैं इसको टाटारिक एसिड कहते हैं, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसका फिगर आपको पता होना चाहिए, टाटारिक एसिड। अगर आप इसको तोड़ कर लिखिएगा तो C4H4O6, ये इसका फॉर्मूला होता है टाटारिक एसिड। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज काइरल। काइरल का मतलब क्या होता है जी, काइरल का मतलब होता है डिसिमेट्री। काइरल का मतलब होता है डिसिमेट्री, मतलब जिसको दो बराबर हिस्सों में नहीं काटा जा सके। जैसे हमारा हाथ, हाथ जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है काइरल का। हाथ को आप कहीं से भी आप काटिएगा तो दो बराबर हिस्सों में नहीं कटेगा। जैसे हम यहां से काटेंगे तो ये अंगूठा जो है इधर ज्यादा आ जाएगा, है ना, मतलब ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो काइरल मॉलिक्यूल है। वही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हथौड़ा। क्या हथौड़ा को हम लोग दो बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते हैं। हथौड़ा को दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है ना, इस टाइप से हथौड़ा होता है जी। तो इसको आप दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, बीचों बीच जो है आप काटिएगा तो वहां से बराबर हिस्सा आ जाएगा, तो ये नहीं होगा काइरल। कान, ये जो आप कान दिख रहे हैं, कान को आप कहीं से भी काटिएगा तो दो बराबर हिस्सा में नहीं कटेगा, मतलब ये काइरल मॉलिक्यूल है, इसमें डिसिमेट्री है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्पून, चम्मच, चम्मच उठाओ और उसको काटने की कोशिश करो दो बराबर हिस्सों में, क्या कट सकता है, बिल्कुल। अगर आप ऊपर से बीचों बीच काटिएगा तो कट सकता है ना। बीच में से अगर आप काटिएगा हॉरिजॉन्टली तो नहीं कटेगा, वर्टिकली अगर आप काटिएगा तो दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। फोर, कांटा, कांटा जैसे कंघी का भी बात कर रहा है या कोई भी कांटा हो तो इसको भी हम लोग दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का कांटा है, लेकिन अगर कंघी का बात कर रहा है तो कंघी को भी आप बीचों बीच काट सकते हैं। तो ये भी आपका डिसिमेट्री इसमें भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, है ना। ये काइरल कहाँ यूज होता है जी, तो काइरल जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूज होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसको शो कराना है तो उस मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक काइरल सेंटर, एक एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, है ना। वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज हाईएस्ट इन। चार मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, चार ऑप्शन बोल रहा है कि किन में जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो है वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा। सबसे तो पहले तो आपको इन सबका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, है ना। नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आना तय रहता है लगभग बीसीईसी में और इवन नीट में भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटा का मतलब होता है चार, का मतलब चार कार्बन है। 1,3 डाई इन, मतलब पहला और तीसरा कार्बन पे क्या है, इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो इस टाइप से हम लोग बना लेंगे। यही इसका स्ट्रक्चर है जी। अगला देखिए साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लो का मतलब होता है रिंग, इस टाइप से आप बना लीजिए। ब्यूटाडाइन, है ना, मतलब दो डबल बॉन्ड है ना, सिंपल एक है। दूसरा देखो सी, सी वाला क्या है जी, 1,3 हेक्सा डाई इन, डाई है तो यहां पर दो लगा देंगे ना, 1,3 हेक्सा, इस टाइप से, है ना। यहां से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे तो एक दो तीन, तो देखो पहला कार्बन और तीसरा कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलेंगे
साइकिल मतलब रिंग बना रहा है, और 6 कार्बन है, हेक्सा डाइन हो जाएगा। और चौथा तो आपको बेंजीन पता ही है। इन सब में जो है सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है, यही पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस टाइप से कंजुगेशन जिसमें भी ज़्यादा आता है उसमें रेजोनेंस ज़्यादा होता है और वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। इसमें रेजोनेंस कराओ, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इसमें यहाँ होगा, दो हो रहा है, यहाँ भी दो देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर जो है 3 जगह से रेजोनेंस हो रहा है। तो बेंजीन जो है इन सब में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। कंजुगेशन जिसमें ज़्यादा, रेजोनेंस जिसमें ज़्यादा, मतलब उसमें रेजोनेंस ज़्यादा, और रेजोनेंस ज़्यादा तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। अगला जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बीसीईसी 2016 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को बीसीईसी 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। इन दोनों क्वेश्चन को फिजिक्स में भी पूछा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स का ये दोनों क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बनता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ हीलियम आयन, दूसरा है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी। मतलब वेवलेंथ का जो है ऑर्डर बताना है, जब हीलियम आयन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, कैसे, एक समान वेलोसिटी से, एक समान वेग के साथ। तो ये जो है केस है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है हमें वेव नेचर और पार्टिकल के बारे में बताता है ना। जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो वहां पर जो वेवलेंथ होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड होता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये सब जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहां पर जो आपका वेवलेंथ है वो किससे एसोसिएटेड है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कब यूज करते हैं, जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी। एच क्या है जी, ये सब तो पता होना चाहिए। एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए। हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। 6 से शुरू होता है, हिंट भी दे रहे हैं। ई क्या है यहाँ पर, मोमेंटम। मोमेंटम बराबर आपको पता होना चाहिए मास गुना वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर एच को ऐसे ही रखते हैं, ये कांस्टेंट है। टी के जगह पे आप मास गुना वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। अब देखो बहुत सारा जो है इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है, एच बाई, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी स्क्वायर बाई 2m, है ना। तो यहां से आप पी के जगह पे √2m/ke भी लिख सकते हैं। ये भी जो है एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है, 2m/ke। मैं आपको सारा पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। एक और फॉर्मूला आप बना सकते हैं √2m। अब काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आपको होता है E/V0, है ना, चार्ज गुना पोटेंशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी के जगह पे आप E/V0 भी लिख सकते हैं। V0 क्या है जी, पोटेंशियल, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इतना सारा एक्सपेंशन जो है पॉसिबल है डी ब्रोगली वेवलेंथ से। इन सब से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। हमें यहाँ पर किस फॉर्मूला का यूज है, सिर्फ इसका H/mv का यूज होगा ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ H/mv का यूज होगा। अब देखो H क्या है, कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। भी ये तीनों पार्टिकल जो है सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी भी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के, है ना। वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मास के। इसका मतलब जिसका मास कम उसका वेवलेंथ ज्यादा। इनवर्सली रिलेशन का मतलब तो यही होता है कि एक कम तो दूसरा ज्यादा। डायरेक्ट का मतलब होता है एक ज्यादा तो दूसरा भी ज्यादा, है ना। तो अब इन तीनों का मास आपको हम बता चुके हैं। ये जो हीलियम आयन देख रहे हैं ये सिंपल अल्फा पार्टिकल का बात कर रहे हैं ना, या अल्फा पार्टिकल यहाँ पर नहीं है, +2 होना चाहिए। सिंपल हीलियम है तो मास तो 4 ही होगा जी, है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे प्लस वाला हो या +2 वाला हो, सबके लिए मास तो सेम ही रहता है, 4 ही होगा। तो अब बता दो क्या ऑर्डर होगा।
जिसका मास कम उसका वेवलेंथ जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम जो है मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, फिर न्यूट्रॉन का, और फिर जो है एची का। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का होता है -31 kg, न्यूट्रॉन का -27 होता है। तो 31 से तो -27 बड़ा ही है जी, है ना। और उसके बाद हीलियम का तो कितना होता है, हीलियम का मास होता है 4 AMU। हीलियम का मास कितना होता है, 4 AMU। 4 गुना 1 AMU बराबर क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। 4 गुना 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये जो है टोटल आपका हीलियम का मास आ जाएगा ना। सिर्फ आप 4 नहीं कर सकते हैं, 4 AMU होता है, और AMU का वैल्यू अगर आप केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, है ना। तो ये करीब 6.67 इंटू 10⁻27 kg, ये किसका मास है, He प्लस का मास है ना। He प्लस का या हीलियम का या He+2 का भी आप बोल सकते हैं, सबके लिए मास तो सेम ही है 4 AMU। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूछ रहा है कि एनर्जी रेशियो ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना। एनर्जी का रेशियो बताना है फोटोन के लिए जिसका वेवलेंथ जो है 3000 एंगस्ट्रॉम और एक का जो है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। फोटोन के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, hc/λ, है ना। E इज इक्वल टू क्या होता है, hc/λ। E इज इक्वल टू होता है hc/λ। यहाँ पर E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। H अभी बताए प्लैंक्स कांस्टेंट। C क्या है जी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा तो वेवलेंथ है। तो हमें जो है लैम्डा दिया हुआ है और एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, बहुत आसान है जी। एच क्या है, कांस्टेंट है। सी क्या है, कांस्टेंट है। तो एनर्जी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। खत्म हो गया। इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका रेशियो बना लेंगे, E1/E2 बराबर λ2/λ1, है ना। ये λ2 ऊपर क्यों आया, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं इनवर्स रिलेशन है। तो 2 के लिए आप लिखिएगा तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हैं या रेशियो लिख सकते हैं, है ना। बहुत आसान है जी क्वेश्चन, लगभगों का आ गया होगा। तो एनर्जी का रेशियो पहला का जो है वेवलेंथ 3000 है, दूसरा का वेवलेंथ 6000 है। यहीं पर बना देते हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला, E1/E2 बराबर λ2/λ1। तो λ2 यहाँ पर कितना है, 6000 है एंगस्ट्रॉम। λ1 कितना है, 3000 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, इसको कटाओगे तो आ जाएगा 2। 2/1 मतलब रेशियो कितना आया, 2:1। और एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। बहुत सारे बच्चे को 1:2 भी आ जाता है, क्योंकि वो गलत तरीके से बनाए थे, है ना। हमें यहाँ से एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, तो सिर्फ हम लोग वेवलेंथ का रेशियो लेंगे। एच और सी का रेशियो लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। आप रेशियो लीजिएगा तब भी वो कट जाएगा। तो आज के सेशन में मैंने आपको प्रॉपर कंसेप्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, है ना। उसके साथ साथ जो है जो BCEC में क्वेश्चन आ चुका है PYQs, वो भी मैंने आपको कराया। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बने रहना है हमारे साथ जब तक आपका फाइनल एग्जाम ना हो जाए। ऐसे ही हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।